हाय गाइस, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम। अब तक हमने स्ट्रैंडेड कंडक्टर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा था, तो उसको एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। स्ट्रैंडेड कंडक्टर को यूज़ करने की वजह से हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। स्किन इफेक्ट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जो कोरोना है वो इंक्रीज हो जाता है, कोरोना लॉस इंक्रीज हो जाता है। और हमने लास्ट चीज क्या देखी थी स्ट्रैंडेड कंडक्टर के केस में, कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस रिड्यूसेस, राइट। तो अब मान लेते हैं कि हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज कर रहे हैं नॉर्मली। तो ये एक टॉवर है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पे लगा है दूसरा टॉवर, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन को हम टॉवर के थ्रू कनेक्ट करते हैं ना। तो ये ग्राउंड है, ये है टॉवर 1, ये है टॉवर 2। यहां से ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, तो एक कैंटेनरी शेप बनाते हुए चली जाती है दूसरे टॉवर से होते हुए थर्ड टॉवर की तरफ। तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। इस लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से ग्राउंड तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, क्लियरेंस। और अगर ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन। अब मान लीजिए कि इस ट्रांसमिशन लाइन का जो शेप है वो कैंटेनरी शेप का नहीं होता, मतलब ये कर्व शेप का नहीं होता। तो क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन सीधे चली जाती, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, तो ये वाला जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं सैग। ये वाला जो डिस्टेंस है वो होता है सैग, राइट। तो सैग का फॉर्मूला हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट अभी हमें स्ट्रैंडेड कंडक्टर का डिसएडवांटेज देखना है। तो मान लीजिए हम इसको आगे करेंगे डिटेल में। सैग क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8T, जहां पे डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन या वेट ऑफ कंडक्टर। एल क्या है, स्पान लेंथ। स्पान लेंथ मतलब दो टॉवर्स के बीच की दूरी, ये होता है स्पान लेंथ। दो टॉवर्स के बीच की दूरी। और एल क्या होता है, सॉरी कैपिटल टी क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ से हमें क्या पता चलता है, ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, जो हमें बताती है कि हम इस पर्टिकुलर कंडक्टर में कितना टेंशन अप्लाई करें, कितना खिंचाव अप्लाई करें, जिसके अंडर वो जो वायर है वो टूट जाए। वो हमें बताता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि कितना खिंचाव जो वायर है वो झेल सकता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो लिख लीजिएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें क्या बताता है, रेजिस्टेंस ऑफ या मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू ब्रेक अंडर
टेंशन, राइट। कितना हम खिंचाव दें, मैक्सिमम कितना खिंचाव जो वायर है वो झेल सकता है, वो हमें क्या बताता है, टेंसाइल, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें बताता है। तो अब मुझे बताइए नॉर्मली क्या होना चाहिए कि सैग कम होना चाहिए, क्लियरेंस ज्यादा होना चाहिए। सैग मस्ट बी लो और क्लियरेंस मस्ट बी हाई। तो ये सैग है, ये कम होना चाहिए, क्लियरेंस हाई होना चाहिए। अगर क्लियरेंस बहुत कम है, मान लीजिए ये जो वायर है वो यहां से जा रहा है, तो क्लियरेंस तो बहुत कम हो जाएगा। तो ये डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करेगा उनके लिए जो नीचे से जा रहे हैं, कोई जानवर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, तो उनके लिए डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करता है। इसीलिए सैग कम होना चाहिए, क्लियरेंस ज्यादा होना चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पस। सेफ्टी पर्पस। बट होता क्या है, अगर हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर की बात करें, फॉर स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड कंडक्टर टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। टी की वैल्यू टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो आप यहां पे देख सकते हो फॉर्मूला क्या दिया गया है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली रिलेटेड है सैग से। तो अगर स्ट्रैंडेड कंडक्टर के लिए टी की वैल्यू कम है तो सैग क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक, तो पॉइंट लिख लीजिएगा, फॉर स्ट्रैंडेड कंडक्टर द सैग विल बी मोर। फॉर स्ट्रैंडेड कंडक्टर the sag will be more and clearance is high, sorry low, clearance is low। सैग हाई होगा और क्लियरेंस लो होगा, जो कि एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करेगा लिविंग बींग्स के लिए, या फिर जो नीचे से जा रहे हैं उनको शॉक लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो हाउ टू ओवरकम दिस डिसएडवांटेज, हाउ टू ओवरकम दिस डिसएडवांटेज, तो पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो ये है कि सैग को डिक्रीज करना है। सैग होता क्या है मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूं। सैग होता है WL² अपॉन 8T। तो अगर हमें सैग को बढ़ाना है, सॉरी सैग को कम करना है, तो लेंथ को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर हम लेंथ को डिक्रीज कर देते हैं, एल की वैल्यू, स्मॉल एल की वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं, तो सैग अपने आप डिक्रीज हो जाएगा और क्लियरेंस बढ़ जाएगा। बट अगर हम लेंथ को डिक्रीज करते हैं, एल क्या है, स्पान लेंथ। स्पान लेंथ क्या होता है, दो टॉवर के बीच की दूरी। तो अगर हम दो टॉवर के बीच की दूरी कम करते जाते हैं, तो देखिए मान लेते हैं 1 किलोमीटर, पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो दूरी है वो है मान लेते हैं 50 किलोमीटर। और यहाँ पे हमने यूज किया है 50 टॉवर्स, मतलब हर 1 किलोमीटर पे क्या है, एक टॉवर लगा हुआ है।
तो अगर हम लेंथ को कम करना चाहते हैं, स्पान लेंथ को कम करना चाहते हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अभी क्या था, हर 1 किलोमीटर पे एक टावर लगा हुआ था। अब हम क्या कर सकते हैं, हर 700 मीटर पे एक टावर लगाएंगे। हर 700 मीटर पे एक टावर लगाएंगे तो स्पान लेंथ डिक्रीज हो गई, सैग डिक्रीज हो गया, और जो क्लियरेंस है वो इंक्रीज हो गया। करेक्ट? तो हम इस मेथड को यूज करके सैग को डिक्रीज कर सकते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर हर 1 किलोमीटर पे एक ट्रांसमिशन लाइन, एक टावर यूज कर रहे थे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर 700 मीटर पे एक टावर यूज करना पड़ेगा। मतलब नंबर ऑफ टावर्स हमें ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ टावर्स इंक्रीज हो गया, कॉस्ट इंक्रीज हो गई। सो ये इकोनॉमिकल नहीं है। दिस मेथड इज नॉट इकोनॉमिकल। सेकेंड मेथड हम देखते हैं। सेकेंड मेथड, हाइट ऑफ टावर बढ़ा दें। अगर हमारे पास ये दो टावर्स हैं, एक ये टावर है, एक ये टावर है, और ट्रांसमिशन लाइन कुछ इस शेप से बन रही है, तो हमें ये डिस्टेंस बढ़ानी है। तो हम क्या कर दें, हाइट ऑफ टावर बढ़ा दें, तो ये डिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी। बट अगर हम हाइट ऑफ टावर बढ़ाते हैं, हाइट ऑफ टावर अगर हम बढ़ाते हैं, तो फिर से क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और ये मेथड भी क्या है, नॉट इकोनॉमिकल। सही है। दूसरा, अब चलते हैं तीसरे मेथड पे। तो तीसरा मेथड क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए। इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो सैग अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। सैग कैन बी डिक्रीज्ड by increasing the tensile strength। अब हम जानते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रैंडेड कंडक्टर की बहुत कम होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ाएंगे, तो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, वी विल इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय यूजिंग composite conductor, by using composite conductor। राइट? तो ये डिसएडवांटेज भी हमने ओवरकम कर लिया बाय यूजिंग कॉम्पोजिट कंडक्टर। तो चलिए देखते हैं कॉम्पोजिट कंडक्टर क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिएगा, कॉम्पोजिट कंडक्टर। कॉम्पोजिट कंडक्टर। तो कॉम्पोजिट कंडक्टर क्या होता है, मान लेते हैं ये कॉम्पोजिट कंडक्टर सेम होता है, सिमिलर होता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर की तरह। स्ट्रैंडेड कंडक्टर में हम क्या कर रहे थे, कुछ इस तरह का डायग्राम मैंने आपको बताया था स्ट्रैंडेड कंडक्टर का। ये है स्ट्रैंडेड कंडक्टर। और ये वाला जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये है कॉम्पोजिट कंडक्टर का। डिफरेंस बस देखिएगा, ये है कॉम्पोजिट कंडक्टर। कॉम्पोजिट कंडक्टर और स्ट्रैंडेड कंडक्टर में डिफरेंस क्या है, जो सेंटर कंडक्टर है कॉम्पोजिट कंडक्टर का, वो बना होता है स्टील का। ये बना होता है स्टील का। और आउटर जो कंडक्टर्स हैं वो बने होते हैं
एल्यूमिनियम के। बट स्टैंडर्ड कंडक्टर के केस में क्या होता है, ऑल कंडक्टर्स आर एल्यूमिनियम। वहां पे स्टील का जो सेंटर कंडक्टर है वो हम यूज नहीं करते। सो ऑल कंडक्टर्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। करेक्ट। तो कंपोजिट कंडक्टर यूज करने की वजह से क्या हुआ, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, सैग डिक्रीज हो गया, क्लियरेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यही हमें चाहिए था। इसे हम बोलते हैं ACSR कंडक्टर। जो कंपोजिट कंडक्टर का एक टाइप मैं आपको बता रहा हूं, उसका एग्जांपल मैं बता देता हूं क्या है। ACSR कंडक्टर, स्ट्रैंडेड कंडक्टर का एग्जांपल मैंने क्या बताया था, AAC कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। और ACSR का फुल फॉर्म क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। और AAC का जो फुल फॉर्म था वो क्या था, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। राइट। तो अगर किसी भी कंपोजिट कंडक्टर का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा जाए, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट कंडक्टर, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट कंडक्टर, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ACSR x अपॉन वाई। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है जहां पे हमें x क्या बताता है, नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड्स, और y क्या बताता है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स। ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स अगर आपसे पूछा जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स फॉर्मूला होता है 3x² माइनस 3x प्लस 1। जहां पे x क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स। यहां पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेयर्स। तो आप चेक कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडक्टर में देखिए दो लेयर है, एक सेंटर वाली लेयर है, एक बाहर की लेयर है। तो x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं कितने स्ट्रैंड्स हमें मिलते हैं। तो 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हमें मिले 7। चेक करिए क्या 7 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बाहर है एक अंदर है 7। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है ACSR कंडक्टर का वो है ACSR x अपॉन वाई। x है नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड्स, y है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रैंड। तो इस कंडक्टर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ACSR x अपॉन वाई। x क्या था, नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड। तो नंबर ऑफ स्टील के कितने स्ट्रैंड है, स्टील के नंबर कितने स्ट्रैंड है, एक, डिवाइडेड बाई एल्यूमिनियम के कितने हैं, 6। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। अब इसका कोई स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हम यूज नहीं करते हैं,
स्ट्रैंडेड कंडक्टर के केस में, यानी कि ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, क्योंकि सारे हमें पता है एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, बट जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स का फॉर्मूला है वो इसके लिए भी अप्लाई होगा। कौन सा? ये वाला, दोनों के लिए अप्लाई होगा अगर आपको नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स पता करने हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन या कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोरोना लॉस। अब इस डिसएडवांटेज को हम कैसे रिमूव करेंगे? तो इस डिसएडवांटेज को हम रिमूव करते हैं बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर। वो आगे का टॉपिक है, हम उसमें देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ लाइन इंडक्टेंस। अब जब हम ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे होते हैं तो उस ट्रांसमिशन लाइन का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है। तो हम इनको निकालने की कोशिश करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस, हेडिंग डाल लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस। तो सबसे पहले बेसिकली समझते हैं कि इंडक्टेंस होता क्या है। व्हाट इज इंडक्टेंस? व्हाट इज इंडक्टेंस? तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वाइल है, ये एक क्वाइल है। इस क्वाइल में हम एक वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, एसी वोल्टेज सप्लाई हमने दिया। मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। इस क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स है एन। तो जैसे ही ये करंट इस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्वाइल में फ्लो होना शुरू करेगी, हमें क्या मिलेगी? फ्लक्स। तो हमें फ्लक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो मान लेते हैं जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो इस तरह से है, करेक्ट। एमएमएफ क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से ही फ्लक्स जनरेट होती है। तो एमएमएफ हम जानते हैं क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो किसी भी नंबर ऑफ टर्न्स एन क्वाइल में से अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो हमें एक एमएमएफ मिलेगा। और इसे ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। एमएमएफ की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्लक्स हमें क्या मिल जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू एन आई अपॉन रिलक्टेंस। सही है। अब हम यहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो करंट भी हमारी कैसी होगी? एसी होगी। तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन एसी का क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो हम लिख सकते हैं जो करंट है आई, उसको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी में लिखते हैं। तो फाइव हो जाएगा एन आई एम साइन ओमेगा टी अपॉन रिलक्टेंस। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? ये जो करंट आई हमने रिप्रेजेंट किया है आई एम साइन ओमेगा टी, उसमें जो आई एम है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है आई एम, राइट। तो अब हमें जो फ्लक्स है वो मिल गया, फाइव इज इक्वल टू एन आई एम साइन ओमेगा टी अपॉन रिलक्टेंस। तो ये वाला जो टर्म है
साइन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स हो जाएगा। तो हमें अब फ्लक्स कितनी मिल गई, फ्लक्स इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है एसी का। तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से कि जो फ्लक्स है वो भी कैसी होगी, एसी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो अब तक हमें क्या पता चला कि किसी भी कॉइल जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n, उसमें हम I करंट फ्लो कराते हैं तो हमें एक साइनोसॉइडल फ्लक्स मिलेगी, दैट इज फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। अब तक का जो कंक्लूजन है वो यही है। फैराडेज ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू n डी फाई बाई डी टी, करेक्ट। अब इसे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, E इज इक्वल टू n डी फाई अपॉन डी आई मल्टीप्लाइड बाई डी आई अपॉन डी टी। ये हम लिख सकते हैं। आप देख सकते हो डी आई से डी आई कैंसिल आउट हो जाएगा, बाद में हमें यही इक्वेशन 4 मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन 4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये होता है इंडक्टेंस, ये वाला जो टर्म है इसी को बोलते हैं इंडक्टेंस, दैट इज L। तो फाइनल हमें E की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, EMF इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। तो ये है EMF का फॉर्मूला या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस या इंडक्टर का फॉर्मूला। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। अब एक काम करते हैं, हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, सॉरी इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। तो हम फाई को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू करंट। चलिए डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू करंट आई। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। एम एम एफ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट अपॉन रिलक्टेंस। तो अगर हम डी फाई बाई डी आई निकालते हैं, डी फाई बाई डी आई दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू करंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, एन अपॉन रिलक्टेंस। राइट, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन फिफ्थ। ये फोर्थ तक हमने ले लिया था, इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। अब हमने L की वैल्यू क्या निकाली थी, चेक करिए यहां से। L की वैल्यू हमने निकाली थी एन डी फाई बाई डी आई। वी नो दैट L is equal to n d phi by di। इसे ले लेते हैं इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th डी फाई बाई डी आई की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ। हम सारे फॉर्मूलेस डिराइव कर रहे हैं इंडक्टर से रिलेटेड, ताकि मैग्नेटिक सर्किट में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो L इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी आई की वैल्यू क्या है, एन अपॉन रिलक्टेंस। तो एक फॉर्मूला और आपको मिल गया कि इंडक्टेंस क्या होता है, एन स्क्वायर बाई रिलक्टेंस। एन स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ऑल्सो
हम जानते हैं, एक और फॉर्मूला हमें पता है कि रिलक्टेंस क्या होता है। रिलक्टेंस होता है L अपॉन म्यू ए। तो रिलक्टेंस की वैल्यू यहां पे रख दीजिए। रिलक्टेंस की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। L क्या है? लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर अपॉन L म्यू नॉट ए। ये हमें मिल गया दूसरा फॉर्मूला इंडक्टेंस का। राइट। अब हम इंडक्टेंस को L को हम क्या लिख सकते हैं? एन फाई बाई आई। जैसे L की वैल्यू हमने क्या निकाला था? एन डी फाई बाई डी आई। L की वैल्यू हमने क्या निकाला था? L इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी आई। तो हम डी फाई अपॉन डी आई को फाई अपॉन आई लिख सकते हैं ओनली व्हेन फाई और आई क्या है? लीनियर। So d phi by di can be written as phi upon I when both flux phi and current I are linear. राइट। तो एक और फॉर्मूला हमें मिल गया लीनियर सर्किट के लिए। L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। एन फाई क्या होता है? एन फाई होता है फ्लक्स लिंकेज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। तो यहां से फाइनल हमें एक और फॉर्मूला मिल गया इंडक्टेंस का। क्या मिल गया इंडक्टेंस का फॉर्मूला? फ्लक्स लिंकेज दैट इज साई डिवाइडेड बाय आई। यानी कि फ्लक्स लिंकेज को अगर हम करंट से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? इंडक्टेंस। राइट। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी इंडक्टेंस के बारे में। अब चलिए हम देखते हैं कि अगर एक कंडक्टर है हमारे पास है तो उसकी वजह से कितनी कितना इंडक्टेंस मिलेगा। तो इंडक्टेंस ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे गेट एग्जामिनेशन में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा इंडक्टेंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर और इसे हम सिंगल वायर भी बोल सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का जो एक कंडक्टर है उसकी वजह से कितना इंडक्टेंस जनरेट होगा। तो देखिए अगर हमें इंडक्टेंस निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था? L की वैल्यू दैट इज इंडक्टेंस क्या होता है? फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट। अगर हमें कहीं पे भी इंडक्टेंस निकालना है तो फ्लक्स लिंकेज को करंट से डिवाइड कर दें। तो अगर एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास, मान लेते हैं ये स्ट्रेट वायर है और इससे आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसकी वजह से टोटल जो फ्लक्स लिंकेज है अगर वो हमने निकाल लिया तो टोटल इंडक्टेंस L निकाल लेंगे। तो टोटल हमें दो टाइप की फ्लक्स लिंकेज मिलेगी किसी भी एक वायर की वजह से। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा, या टाइप्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। टाइप्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस हमें कितनी मिल जाएगी? एक तो होगा एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज
दूसरा होगा इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। राइट, यानी कि जो कंडक्टर या जो ये स्ट्रेट वायर है वो दो तरह की फ्लक्स जनरेट करेगा, या जो फ्लक्स जनरेट करेगा वो तो पहला इंटरनली लिंक करेगी, दूसरा बाहर किसी एक पॉइंट से लिंक करेगी। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज हमें तब मिलेगा जब हम एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज दैट इज पॉइंट बी और इंटरनल फ्लक्स लिंकेज दैट इज पॉइंट ए, ये दोनों इंडक्टेंस फ्लक्स लिंकेजेस निकाल के इसे हम ऐड कर दें तो एक वायर की वजह से हमें टोटल फ्लक्स लिंकेज मिल जाएगी। तो ये जो स्ट्रेट वायर है, मान लीजिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ये जो स्ट्रेट वायर है, मान लीजिए इससे हमने करंट फ्लो कराई तो इसने फ्लक्स जनरेट किया, तो वो फ्लक्स या तो बाहर जाके लिंक करेगी किसी एक पॉइंट से या तो उस कंडक्टर के अंदर ही लिंक कर जाएगी। तो दो फ्लक्स लिंकेज मिले, एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज और इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। तो हमें यही करना है, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज को निकाल के एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज को निकाल के दोनों को ऐड कर देना है, हमें टोटल फ्लक्स लिंकेज मिल जाएगा। फिर उस टोटल फ्लक्स लिंकेज को हम करंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें इंडक्टेंस मिल जाएगा सिंगल वायर का, जो हमें निकालना है। तो सबसे पहले चलिए निकालते हैं इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। हेडिंग डाल लीजिएगा इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ये है स्ट्रेट वायर, ये है सेंटर लाइन। ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं ये मान लीजिए कि इस स्ट्रेट वायर या कंडक्टर से बिल्कुल बीचों बीच से पास हो रही है, यह है सेंटर लाइन। यह है हमारा कंडक्टर या ट्रांसमिशन लाइन या स्ट्रेट वायर, कुछ भी बोल सकते हो आप। कंडक्टर, अब मान लीजिए हमें इंटरनल फ्लक्स लिंकेज निकालना है, तो हम कोई भी एक इंटरनल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा कोई एक इंटरनल पॉइंट है यहाँ पे, राइट, और इस इंटरनल पॉइंट की सेंटर ऑफ लाइन से डिस्टेंस कितनी है, x, करेक्ट। तो अब मुझे बताइए, अगर हम टॉप व्यू देखें तो जो फ्लक्स लिंक करेगी वो इसी कंडक्टर के सेंटर लाइन से x दूरी पे करेगी। तो जो x दूरी है सेंटर लाइन से वो इस तरह का सर्कुलर पाथ बनाएगी, राइट। पीछे भी तो x डिस्टेंस होगा, लेफ्ट साइड में भी x डिस्टेंस होगा, फ्रंट साइड में भी x डिस्टेंस होगा। तो हर जगह अगर हम x पॉइंट को ज्वाइन करते जाते हैं तो हमें एक सर्कल टाइप का मिलेगा। तो अगर इसी को हम टॉप व्यू में देखें, ऊपर से अगर हम देखें, टॉप व्यू, मान लेते हैं जो रेडियस है कंडक्टर का, मान लेते हैं वो है r। तो मैं आपको टॉप व्यू शो करने जा रहा हूं। ये पूरा कंडक्टर है हमारा, इसकी रेडियस है r। हमें क्या करना है, इस सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करना है, इंडक्टेंस। ये इंटरनल फ्लक्स लिंकेज क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम x डिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं, फ्लक्स लिंकेज फाइंड कर रहे हैं। तो x जो डिस्टेंस है वो तो कंडक्टर के अंदर ही है, इसीलिए इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, राइट।
मान लेते हैं करंट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, करंट आई। तो अगर हम टॉप व्यू देखेंगे, यहाँ पे आप बैठे हुए हो, तो आपको करंट अपनी तरफ आती हुई दिखेगी। मतलब टॉप व्यू में करंट बाहर की तरफ आ रही है। तो अगर करंट बाहर की तरफ है तो कर्ल फिंगर आप करिए, तो जो फील्ड होगी उसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो वो होगी क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो फील्ड की डायरेक्शन है वो हो गई एंटी क्लॉकवाइज। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, सबसे पहले देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है H डॉट डी एल इज इक्वल टू पेनिट्रेटेड करंट। पेनिट्रेटेड करंट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने की दो कंडीशन होती है। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तभी आप क्या कर सकते हो, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हो। तो दोनों कंडीशन कौन कौन सी है, पहली जो कंडक्टर की लेंथ है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 300-400 किलोमीटर की होती है। तो अगर आप एक पॉइंट से देख रहे हो तो क्या आपको दूसरा पॉइंट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, बहुत दूर है। तो हम मान लेते हैं कि जो कंडक्टर है या ट्रांसमिशन लाइन है वो इनफाइनाइट लेंथ की है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, करंट वेरी नहीं करना चाहिए। तो हम कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ले लेंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अब यहाँ पे H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक स्मॉल लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल लेंथ के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्लोज सरफेस के अक्रॉस निकालते हैं, तो हमें टोटल करंट मिल जाती है। अब देखिए H हमारी फील्ड हम मान लेते हैं H है। अब क्लोज सरफेस के अक्रॉस टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, हम ये वाला जो शेडेड एरिया है ये कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एक्स दूरी पे हमें टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालनी है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई एक्स, क्योंकि एक्स दूरी पे हमें निकालना है। तो डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एक्स। अब टोटल करंट हमारी आई है, बट इस पूरे कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो आई है। हम कितनी दूरी ले रहे हैं, हम एक्स दूरी पे निकालना चाहते हैं, करेक्ट। तो क्या पूरी की पूरी आई करंट ही हम लेंगे, नहीं, पूरी की पूरी आई करंट नहीं लेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी जो आई करंट है वो पूरे कंडक्टर से फ्लो हो रही है, बट हमने कंडक्टर का इतना सा पार्ट कट कर लिया है एक्स दूरी का, ताकि हम फ्लक्स लिंकेज निकाल सकें। तो पूरे कंडक्टर का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल रेडियस है आर। जब टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है तब टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही थी, आई। तो जब टोटल एरिया पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा तब कितनी करंट फ्लो होगी, ये सिंपल मैथ्स है। तो यहां से आप निकाल सकते हो आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई एक्स स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला, आई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इतनी करंट फ्लो होगी इस शेडेड रीजन से। तो हमें क्या मिल गया, आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब x, एक x से एक x क्या हो गया, कैंसिल आउट। हमें h की वैल्यू क्या मिल गई, आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल चुकी है। ये ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इस पॉइंट x पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, h। अब हम जानते हैं फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, वी नो दैट हम जानते हैं फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच।
इसे ले लीजिए इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो अब ये b हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b हमें रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स डेंसिटी एट पॉइंट x। जैसे ये पूरा का पूरा कंडक्टर है, इस पूरे कंडक्टर की जो रेडियस है वो है r, और हम जो फ्लक्स निकालना चाहते हैं वो इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं जो कि x दूरी पे है, राइट। तो आप इसके क्रॉस अगर सर्कल दे देते हो तो सभी जो डिस्टेंस है x हो जाएगी, क्योंकि रेडियस सेम रहता है एक सर्कल का। अब हम क्या करते हैं कि dx दूरी पे एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिप रखी हुई है, छोटी सी पट्टी मान लीजिए। तो ये स्ट्रिप मैं बाहर शो कर देता हूं। एक स्मॉल स्ट्रिप हम कंसीडर कर लेते हैं जिसकी चौड़ाई है dx और लेंथ है 1 मीटर की। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया dx इंटू 1, दैट इज dx। ठीक, तो यही स्ट्रिप हमारी हमने मान लिया है कि यहाँ पे है, ये है हमारी स्ट्रिप, करेक्ट। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप इज dx। तो अब आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिप से कितनी फ्लक्स बाहर आएगी। तो हम जानते हैं फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, B इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। तो हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रिप है ये बहुत छोटी है, तो इसके क्रॉस टोटल फ्लक्स तो जाएगी नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जाएगी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स को हम मान लेते हैं डी फाई। फ्लक्स डेंसिटी कितनी है इस पॉइंट पे x पे, हमने निकाला है म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में फाई जो है वो बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, फ्लक्स डेंसिटी उतनी ही रहेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट x पे ही तो हमने स्ट्रिप को रखा है। तो म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। अब हमें b भी हमने निकाल लिया। अब एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना है dx, तो हमें मिल गया dx। तो हमें एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में जो फ्लक्स है वो कितना मिला, डी फाई, करेक्ट। अब फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज हम निकाल लेंगे तभी तो हमें इंडक्टेंस मिलेगा। तो फ्लक्स लिंकेज इन स्मॉल एरिया, फ्लक्स लिंकेज इन स्मॉल एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो स्मॉल एरिया ऑफ स्ट्रिप से जो फ्लक्स है वो कितनी लिंक कर रही है, डी साई। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो डी फाई हमें पता है, डी साई मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स। सो म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई r स्क्वायर डी एक्स। फ्लक्स लिंकेज आप याद रखिएगा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स। तो फ्लक्स लिंकेज स्मॉल अमाउंट की है इसीलिए हमने डी फाई लिया है, फ्लक्स भी स्मॉल अमाउंट की है इसीलिए हमने डी फाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है तो हमने रख दिया। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल एरिया का हम मान लेते हैं, टोटल कंडक्टर का जो एरिया है वो है 5r स्क्वायर। तो 5r स्क्वायर के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स है हम मान लेते हैं 1 टर्न।
तो यूनिट एरिया कितना हो जाएगा 1/πr²। तो पाई एक्स स्क्वायर हमें जो एरिया चाहिए वो इस शेडेड रीजन का चाहिए, क्योंकि हमें एक्स डिस्टेंस पे फ्लक्स लिंकेज को निकालना है। तो 5x² के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। तो पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5r² इंटू 1, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना मिल गया x² बाई r²। तो डॉट x² बाई r²। तो हमें स्मॉल अमाउंट का फ्लक्स लिंकेज मिल चुका है, दैट इज डी साई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स क्यूब अपॉन 2πr4 dx। ये स्मॉल अमाउंट का फ्लक्स लिंकेज है। बट अगर हम इसे, हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स लिंकेज, टोटल इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। टोटल इंटरनल फ्लक्स लिंकेज हमें चाहिए फ्रॉम सेंटर ऑफ द वायर से ये पूरा यहाँ तक सरफेस ऑफ कंडक्टर, सेंटर ऑफ कंडक्टर से सरफेस ऑफ कंडक्टर तक। तो मतलब अगर हम जीरो से टोटल सरफेस के डिस्टेंस है r, क्योंकि टोटल कंडक्टर का रेडियस है r, तो जीरो से r तक हम फ्लक्स लिंकेज को, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज को इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल फ्लक्स लिंकेज मिल जाएगा। ठीक, तो वही करते हैं। तो टोटल फ्लक्स, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r म्यू नॉट आई एक्स क्यूब अपॉन 2πr⁴ dx। ये हमें मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr⁴ x⁴ अपॉन 4 0 to r म्यू नॉट अपॉन आई 2πr⁴ 1/4 बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r⁴ माइनस 0, तो r⁴ से r⁴ कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या मिल रहा है, टोटल या इंटरनल फ्लक्स लिंकेज फाई इंटरनल हमें मिल गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8π। फ्लक्स लिंकेज हमें इंटरनल मिल चुका है। तो अगर हमें इंडक्टर चाहिए, इंडक्टेंस चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि L क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाई करंट। तो L इंटरनल, इंटरनल इंडक्टेंस अगर हमें निकालना है तो साई इंटरनल डिवाइडेड बाई करंट। साई इंटरनल क्या दिया गया है हमें, म्यू नॉट आई अपॉन 8π, यहाँ पे आई से आई कैंसिल आउट, तो हमें L इंटरनल कितना मिल गया, म्यू नॉट अपॉन 8π हेनरी पर मीटर। ये हो गया इंटरनल फ्लक्स लिंकेज बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेट वायर। ये हमेशा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसे याद रखना। तो L इंटरनल इज इक्वल टू 1/2, हमने अगर कॉमन ले लिया यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 2π 1/2। म्यू नॉट क्या होता है, 4π इंटू 10⁻⁻⁷, ये होता है परमिएबिलिटी, डिवाइडेड बाई 2π। तो ये 2π, ये 2 टाइम्स गया, तो L इंटरनल, इंटरनल इंडक्टेंस हमें मिल गया 1/2, सॉरी यहाँ पे 4π है, यहाँ पे 4π आएगा, ये आएगा 4π। तो 4π से 4π टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 1/2 इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो ये याद रखिएगा, इंटरनल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है
बिकॉज ऑफ स्ट्रेट वायर। अब हमें टोटल फ्लक्स लिंकेज चाहिए, यानी कि टोटल इंडक्टेंस चाहिए। तो अभी तक तो हमने इंटरनल निकाला है, अब हमें एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज निकालना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज। मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ये है सेंटर ऑफ लाइन, इस कंडक्टर का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, और हम निकाल रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे, ये कोई भी पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ कंडक्टर से एक्स। हमें इस पॉइंट पे फ्लक्स लिंकेज निकालना है। तो ये जो पॉइंट हमने एज्यूम किया है एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कंडक्टर से, ये बाहर है, कंडक्टर के बाहर है। तो ये कंडक्टर जितनी फ्लक्स जनरेट करेगा उसमें से कितनी फ्लक्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिंक कर रही है, हमें वही निकालना है। तो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज हमें मिल जाएगा। अब फिर से हम एम्पियर सर्किटल लॉ निकालते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, ये आसान है क्योंकि वहां पे हमें नंबर ऑफ टर्न्स भी निकालना पड़ रहा था और एरिया भी निकालना पड़ रहा था अंदर के एक्स पॉइंट के लिए, बट हमें यहाँ पे पूरा कंडक्टर एज्यूम करना है। तो अब देखिए H डॉट डी एल इज इक्वल टू आई, ये होता है क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो H टोटल जो लेंथ है सरकमफेरेंस, वो अब हमें टोटल कंडक्टर का लेना पड़ेगा क्योंकि कंडक्टर हमारा रेडियस आर है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिएगा हमें फ्लक्स लिंकेज कहाँ पे निकालना है, ध्यान दीजिए फ्लक्स लिंकेज हमें निकालना है एक्स दूरी पे, राइट, एक्स दूरी पे, कैपिटल एक्स दूरी पे निकालना है। तो हमें जो टोटल सरकमफेरेंस लेना पड़ेगा या टोटल लेंथ जो लेनी पड़ेगी वो एक्स पॉइंट से लेनी पड़ेगी। तो डीएल हमें क्या मिल जाएगा, 2 पाई एक्स इज इक्वल टू आई। तो एच क्या हो जाएगा, आई अपॉन 2 पाई एक्स। हम जानते हैं कि B क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है म्यू नॉट इंटू एच। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। ये क्या है, फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट ए मान लेते हैं इसे। सो ये रिप्रेजेंट कर रही है हमें फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट ए। और ये जो पॉइंट ए है वो हमने कितनी दूरी पे रखा हुआ है, एक्स दूरी पे रखा हुआ है। तो अब हम फिर से मान लेते हैं कि एक स्ट्रिप रखी है हमने यहाँ पे, ए पॉइंट पे एक स्ट्रिप रखी है, छोटी सी पट्टी रखी हुई है जिसका विड्थ है dx और लेंथ है 1 मीटर। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, dx इंटू 1। तो dx एरिया ऑफ स्ट्रिप हमें मिल जाएगा dx। तो अब इस पर्टिकुलर स्ट्रिप से कितनी फ्लक्स पास हो रही है, ये स्ट्रिप है, हम जानते हैं फ्लक्स क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी दैट इज B इंटू एरिया।
तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप से बहुत स्मॉल अमाउंट की फ्लक्स पास होगी, तो हम फाई को लिख देते हैं डी फाई। फ्लक्स डेंसिटी तो सेम रहेगी पर यूनिट एरिया, तो फ्लक्स डेंसिटी हमने कितना निकाला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना है डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी एक्स। तो यहां से अगर हम फ्लक्स लिंकेज निकालना चाहें, फ्लक्स हमें मिल गया। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है याद करिए, साई क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स, साई है फ्लक्स लिंकेज। तो ये जो पतली सी स्ट्रिप हमने एज्यूम किया है ये सिर्फ 1 मीटर की है, और हम यहाँ पे बहुत लंबी ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करें तो ये जो स्ट्रिप है ये बहुत छोटा होगा, तो इससे जो फ्लक्स लिंक करेगा हम मान लेते हैं कि बहुत छोटा है, दैट इज डी साई। फाई भी छोटा होगा मतलब डी फाई हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स। और यहाँ पे हम पूरी ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, तो हमने पूरी ट्रांसमिशन लाइन का नंबर ऑफ टर्न्स कितना एज्यूम किया था, 1, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हमें मिल जाएगा टोटल फ्लक्स लिंकेज थ्रू स्ट्रिप। टोटल फ्लक्स लिंकेज थ्रू स्ट्रिप। तो अगर हमें एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज निकालना पड़े, फाई एक्सटर्नल, तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स। करेक्ट। अब बात ये आती है कि हम कहां से कहां तक इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो मान लेते हैं कि हमें डी दूरी तक का क्या निकालना है, फ्लक्स लिंकेज। डी दूरी तक का मान लेते हैं, डी पॉइंट यहाँ पे, तो ये सेंटर से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी, जहां पे हमें फ्लक्स लिंकेज निकालना है। तो ये डिस्टेंस है आर, ये पूरी डिस्टेंस है डी, हमें क्या निकालना है, एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज। तो एक्सटर्नल फ्लक्स या एक्सटर्नल जो डिस्टेंस है वो कहां से कहां तक होगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो पूरे आर में से या पूरे डिस्टेंस डी में से अगर हम आर माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा बाहर की दूरी। तो हम आर से लेके इस पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक डिफरेंशिएशन करेंगे ताकि हमें पूरे बाहर का फ्लक्स लिंकेज मिल जाए। तो हम स्मॉल आर से स्मॉल डी तक का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब याद करिए हमने एक और पॉइंट लिया था एट डिस्टेंस x। हमने ये डिस्टेंस x पे इसलिए पॉइंट लिया था क्योंकि एक स्ट्रिप के थ्रू हम थोड़ा सा फ्लक्स लिंकेज निकाल पाए, और उस थोड़े से फ्लक्स लिंकेज को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पूरा एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज मिल जाएगा। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो साई एक्सटर्नल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर डी 1 अपॉन एक्स डी एक्स। सो साई एक्सटर्नल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा ln x आर डी। आ जाइए लेफ्ट राइट हैंड साइड, साई एक्सटर्नल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln d माइनस ln r। तो साई एक्सटर्नल दैट इज एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, लॉग का मेथड लगाइए तो ln हो जाएगा d बाई आर। अब हमें एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज मिल चुका है, हमें एक्सटर्नल इंडक्टेंस चाहिए। हम जानते हैं इंडक्टेंस क्या होता है, L एक्सटर्नल इंडक्टेंस इज इक्वल टू
एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट। तो इस एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज से करंट को डिवाइड कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल एन डी बाई आर। तो हमें ये मिल गया एल एक्सटर्नल, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल एन डी बाई आर। अब हमें एक्सटर्नल इंडक्टेंस और इंटरनल इंडक्टेंस दोनों मिल चुका है। या अगर हम डायरेक्ट चाहो तो आप इंडक्टर को भी ऐड कर सकते हो, बट हम ऐड करते हैं फ्लक्स लिंकेज से। टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज दैट इज पाई इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज हमने कितना निकाला, म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई। एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज अभी हमने कितना निकाला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल एन डी बाई आर। तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। तो हमें यहां से मिल जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 2 एल एन डी बाई आर। या एक काम करते हैं, 1 अपॉन 2 पाई को कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई और यहाँ आ जाएगा 4 और ये हट जाएगा 1/4 एल एन डी अपॉन आर। यह है टोटल फ्लक्स लिंकेज। तो साई टोटल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। हम 1/4 को क्या लिख सकते हैं, एल एन ई टू द पावर 1/4। एल एन से ई कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/4 ही हमें बचेगा, प्लस एल एन डी बाई आर। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, टोटल इंडक्टेंस, टोटल फ्लक्स लिंकेज सॉरी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। लॉग के टर्म्स अगर एडिशन में है तो अंदर वाले टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एल एन डी बाई आर ई टू द पावर 1/4। तो साई टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल एन डी अपॉन आर ई टू द पावर -1/4। अब हम अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो e टू द पावर -1/4 की वैल्यू होती है 0.7788। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, साई टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल एन डी अपॉन 0.7788 आर। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे एज्यूम कर लेते हैं आर डैश, आर डैश। तो हमें टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल एन डी बाई आर डैश। तो अगर हमें टोटल इंडक्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट। तो ये करंट से डिवाइड कर दीजिए ऊपर वाले टर्म को, हमें टोटल इंडक्टेंस मिल जाएगा बिकॉज ऑफ अ सिंगल कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल एन डी बाई आर डैश। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व होने वाले हैं। ये फॉर्मूला है इंडक्टेंस
ड्यू टू सिंगल वायर कंडक्टर। राइट, तो सिंगल वायर कंडक्टर के लिए हमने टोटल इंडक्टेंस निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको देखने को मिलेगा 2 वायर सिस्टम के लिए, 2 वायर सिस्टम के लिए इंडक्टेंस कितना मिलता है। राइट, सो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।